नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी और बीजेपी पर एक और बड़ा जबरदस्त हमला। सच्चाई छिपाते हैं, रोज भटकाते हैं, सवाल वही, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके। जी हाँ दोस्तों, ये 20,000 करोड़ भाजपा की सत्ता डुबा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी चाहे सदस्यता रहे या जाए, 20,000 करोड़ और अडानी का भाजपा से लिंक, इसको लेकर के बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुट चुके हैं खड़गे। अन्य विपक्षी दलों संग अगले महीने करेंगे बड़ी बैठक। तीसरी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक चुनाव का। बीजेपी को टिकट बांटने में छूट रहे पसीने, कड़ी मेहनत कर रहे हैं शाह और नड्डा। इससे पता चलता है कि भाजपा की स्थिति है यहाँ पर खराब। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दे दी चुनौती। कहा, यूपी में चाहे जहां से चुनाव लड़ ले, मैं तैयार हूं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और इसी के साथ पांचवी खबर में फिर से जिक्र होगा यूपी का। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी देश की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और हर रोज के मुख्य समाचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बेल आइकन दबाकर जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अडानी की सच्चाई को लेकर यहां पर जबरदस्त हमला किया है राहुल गांधी ने। कहा है, सच्चाई छिपाते हैं, रोज भटकाते हैं, लेकिन सवाल वही कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति किसकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। दरअसल अडानी के मामले में राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, किसी से डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये ट्वीट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने हमला किया है। और इस फोटो को भी जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है गुलाम, इसी के साथ सिंधिया, इसी के साथ किरण और इसी के साथ हिमंता और अनिल, ये सारे नाम लिखे हैं। और बीच में लिखा है अडानी। यानी कि कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि एक अडानी को बचाने के लिए इतने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है, जिसमें चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, सिंधिया हो, किरण रिजिजू हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, और ये अनिल कौन है ये आपको पता होगा। दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अडानी की कंपनियों में धन के लेन देन पर फिर से सवाल उठाया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि आप ये क्यों पूछते हैं कि बीजेपी क्या कहती है। एकमात्र सवाल जो है वो ये है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। और इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में बेमानी पैसे किसके हैं। प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली, जगह के नाम बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी, आखिर इतना डर क्यों। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि राहुल गांधी तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आप बताते, क्यों चुप है, क्यों नहीं बताते कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में किसकी है। और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली है, छीन ली है, उस पर आप चुप क्यों हैं। और अरुणाचल में जो चीन जगहों के नाम बदल रहा है, इस सब को लेकर के आप चुप क्यों हैं। आखिरकार आप इतना क्यों डर रहे हैं। इससे एक दिन पहले अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछे काफी दिन हो गए, आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूं, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के इन सवालों से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी रोज अपने नेताओं को भेज के, अपने प्रवक्ताओं को भेज के कुछ ना कुछ कह के इन खतरों को टाल रही है। लेकिन आपको बता दें कि सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है और जवाब की उम्मीद भी उन्हीं से की जा रही है, ना कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले करके उनके सवाल को दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और विपक्ष भी इस वक्त एक्टिव हैं और वो इस
इसको होने नहीं देंगे। सवाल साफ है, 20,000 करोड़ किसका है और प्रधानमंत्री चुप क्यों है? तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को बाकी नेताओं को ना भेजकर खुद सामने आना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे खड़गे। अन्य विपक्षी दलों संग अगले महीने करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोप पर संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग पर संदेह जताया है, जबकि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश भी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को टिकट बांटने में छूट रहे पसीने, कड़ी मेहनत कर रहे हैं शाह और नड्डा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को हो सकती है और इस बैठक में बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगा सकती है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रविवार को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और इससे पहले शनिवार को सुबह और शुक्रवार को देर रात तक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मैराथन बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विस्तार से मंथन किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दी अमित शाह को चुनौती, कहा यूपी में चाहे जहां से लड़ ले चुनाव, मैं तैयार हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मैं अमित शाह के खिलाफ यूपी की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। बता दें कि शुक्रवार को अमित शाह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे और यहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कटाक्ष किया था। इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जवाब देते हुए कहा कि इस देश में मौजूदा सरकार की जितनी चिंता कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव की रहती है, उतनी चिंता जनता की क्यों नहीं रहती। वहीं दोस्तों, आचार्य ने कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं, उन्हें यूपी की जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है वो लड़े, हम उनके खिलाफ उसी सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। राहुल गांधी की बराबरी अमित शाह कभी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आम जनमानस के नेता हैं, उन्हें भीड़ में जाने से डर नहीं लगता। राहुल गांधी ने जनता के दिलों में जगह बनाई है, जबकि आपके आगमन पर विपक्षी नेता नजरबंद किए जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चौपट, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चौपट हैं। अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मरीजों के इलाज में घोर लापरवाही हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अस्पताल में न डॉक्टर है और न ही दवाएं हैं। जांच की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गंभीर मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पद संभालते ही तेजी से छापेमारी शुरू की थी, लेकिन अब वो भी पस्त हो गए हैं क्योंकि विभागीय बजट कम होने से अधिकारी भी अब उनकी नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में ही स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तो इस सरकार से प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे। सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो चले हैं, दलालों के जाल में मरीज लूट रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, बीएन चंद्रप्पा बनाए गए राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया है। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला किया और कर्नाटक की इकाई की कार्यकारी के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को बीएन चंद्रप्पा को अपनी राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामलला के दर, सीएम शिंदे, फडणवीस, संजय राउत बोले हमारे साथ तो नहीं गई बीजेपी, अब गद्दारों की उंगली पकड़ कर गई अयोध्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। उनके अयोध्या जाने पर राज्यसभा सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि मैं भी कई बार अयोध्या जा चुका हूं, लेकिन बीजेपी हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा हुआ था तब वो भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
जो कि तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध यहां पर लोगों ने किया है। और तमिलनाडु दौरे पर थे पीएम मोदी और यहां पर जो विरोधी हैं उन्होंने ये मांग तक उठा दी कि पीएम मोदी को पैर तक नहीं रखने दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध अभी भी जारी है और कांग्रेस और विभिन्न द्रविड़ संगठनों ने इसको किया है। आपको बता दें कि #GoBackModi भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कांग्रेस राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, उसके बाद जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है वहां लोगों में भी गुस्सा है और उन्होंने इसका जो बदला है वो पीएम मोदी गो बैक हैशटैग को वायरल करवा करके लिया है। और तमिलनाडु जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका विरोध करके लिया है, काले झंडे दिखाए गए हैं, काले कपड़े पहन के इन लोगों ने विरोध किया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विरोध करने के साथ साथ ये मांग भी रखी है कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में कदम नहीं रखने दिया जाए। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद, अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि ये उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी और वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा पैतृक गांव इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मेरा आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली में किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों इसी बीच उन्होंने कहा कि हम इस बार कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है, मैं वरुणा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का बुरा हाल, पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं राज्य का दौरा, डीके शिव कुमार का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिणी राज्य के बार बार दौरे से पता चलता है कि कर्नाटक में बीजेपी कितनी कमजोर है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी सरकार को गिराने का फैसला लिया है जिसे भगवा दल के नेता जानते हैं और इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेता बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जितनी बार चाहे राज्य में आ सकते हैं, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक का बार बार दौरा कर रहे हैं जो दर्शाता है कि राज्य में बीजेपी कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन सभी प्रयासों से बीजेपी नेताओं ने पहले ही हार मान ली है और राज्य के मतदाता बुद्धिमान हैं और वो सरकार बदलने जा रहे हैं चाहे कोई भी राज्य का दौरा करे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि चूंकि वो जनता को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है इसीलिए बीजेपी नेता फिल्म अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, खुद पीएम झूठ बोलते हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें पार्टी ने मोदी सरकार के लाए जा रहे आईटी नियम संशोधन बिल को लेकर आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस देश के मीडिया को पीएमओ का चपरासी नियंत्रित करता है और अब इस नियम की वजह से सरकार सोशल मीडिया पर भी आवाज़ों को दबाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कोई असहज सवाल सरकार के सामने उठाते हैं तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर सरकार ने अपने आप को एक अधिकार दे दिया है, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज़ को हटा सकती है। अभी अभी बजट सत्र की समाप्ति हुई है और आज़ाद हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का विरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। इसके साथ ही एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की बात की। हमारे सांसद ईडी जा रहे थे और 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए। हमारे संसद में धरना देने पर मार्शल आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, सदन की सबसे सशक्त आवाज को सदन से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समूचे विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल गांधी जी के सवालों से ये सरकार बैकफुट पर है, इसीलिए ये हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं और आज इस सरकार
ने उन आवाज़ों के दमन की भी बात की। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसमें आप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके चैनल्स के, अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता के ट्वीट पर केजरीवाल ने दिया ऐसा जवाब कि बोलती हो गई बंद। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर को जानने के लिए पहले आप ये ट्वीट देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरीश खुराना जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कुछ आंसर पेपर दिखाए हैं, 3-4 आंसर पेपर दिखाए हैं जिसमें बच्चों के कम मार्क्स आए हैं। और इन्हीं कम मार्क्स पर उन्होंने लिखा है कि ये देखिए दिल्ली सरकार के स्कूलों का सच, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति, किसी बच्चे के 80 में से 3 नंबर, किसी के 5, किसी के 9, और हर साल 9वीं में 1 लाख से ऊपर बच्चा फेल होता है और ये कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति ला दी है। गजब है। तो दोस्तों ये ट्वीट किया था बीजेपी के नेता ने। अब अरविंद केजरीवाल का जवाब देखिए जिसने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें पढ़ाएंगे और इन्हीं बच्चों में से कोई भविष्य में देश का पीएम बनेगा और हम ये नहीं चाहते कि भविष्य में कोई फर्जी डिग्री लेके प्रधानमंत्री बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त तंज कसा है केजरीवाल ने बीजेपी पर, जिसके बाद भाजपा की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है दिल्ली सरकार की जो वो जब किसी राज्य में उसका मॉडल लेके जाती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। और दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसकी तारीफ जो है वो अमेरिका से भी मिल चुकी है। और उसके बाद अब इस प्रकार के ट्वीट का जवाब केजरीवाल ने दिया है। और केजरीवाल इन दिनों लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वो चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और यहाँ पर उसी डिग्री को लेकर फिर से उन्होंने तंज कस दिया है और कहा है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ गए हैं तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके उनको पढ़ा देंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो बच्चा कल को फर्जी डिग्री लेकर देश का प्रधानमंत्री बन जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस खबर को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली खबर, भाजपा प्रवक्ता को फेक न्यूज़ फैलाना पड़ गया महंगा। कोर्ट ने प्रशांत उमराव पटेल से कहा माफ़ी मांगो। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों नाराजगी जताई और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफ़ी मांगने को कहा था। साथ ही ये टिप्पणी भी की कि उमराव एक वकील है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसी मामले में जो एक पत्रकार थे, यूट्यूब के पत्रकार थे, उनको भी एनएसए उन पर लग चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। मनीष कश्यप नाम है उनका, वो जेल जा चुके हैं। वहाँ पर आपको बता दें एनएसए उन पर लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये गंभीर आरोप बीजेपी के खुद के नेता पर लगी है कि ये झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई और इस झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए कहा है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है दोस्तों। ये जो झूठी खबर है ये किसी दंगों में बदल सकता था, ये लाखों लोगों को पीड़ित कर सकता था, कईयों की जान ले सकता था और कईयों के जीवन को उजाड़ सकता था। लेकिन ये कुछ नेताओं के लिए महज एक फेक न्यूज़ था जिससे उनको वोट मिल जाता। तो दोस्तों बीजेपी के नेता इसमें पकड़े गए हैं, झूठ फैलाते पकड़े गए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है और माफ़ी मांगने के लिए कहा है। मनीष कश्यप पे तो एनएसए जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ में 32 एमएलए के खिलाफ कोर्ट ने तय किया आरोप, 6 विधायकों पर 9 बड़े आपराधिक मामले पेंडिंग। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और कर्नाटक इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में 219 विधायकों के सेल्फ एफिडेविट का एनालिसिस किया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक में 32 ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) के तहत आपराधिक मामले वाले विधायकों को दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुल 32 विधायकों ने अपने आपराधिक मामलों की घोषणा की है जिन पर आरपी अधिनियम 1951 की धारा 8(1), 2 और 3 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इन पार्टियों में बीजेपी विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, 32 में से 22 बीजेपी के विधायक हैं और उसके बाद कांग्रेस के महज 5 विधायक हैं, जेडीएस के 4 और 1 निर्दलीय विधायक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इन सब की सदस्यता हो जाएगी रद्द और क्या बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले लगेगा बड़ा झटका? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि फिर से कर्नाटक से आ रही है। सीएम बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव और बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हाँ दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव और बीजेपी विधायक
MP रेणुकाचार्य के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर FIR दर्ज कराई गई और इसको लेकर शिकायत चुनाव अधिकारी ने की थी। CM बोम्मई का काफिला डोडा बल्लापुर के श्री घाटी सुब्रमण्य मंदिर जा रहा था। इसी दौरान चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने तलाशी ली। दरअसल राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता वहां पर लागू है। किसी भी चुनावी राज्य में आदर्श आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके, और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में होगा सत्ता परिवर्तन, 5 राज्य तय करेंगे देश की तकदीर, संजय राउत का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में परिवर्तन होगा तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश देश की नीति निर्धारित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने यहां एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि वर्ष 2024 के बाद देश में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काना और भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बनाना भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक शक्ति है। राउत ने चीन पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि तो फिर देश में घुसपैठ करने पर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल क्यों नहीं बनाया जाता।